नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। हम प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा में और यहाँ पर हम प्रत्याशियों से रूबरू हो रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और किस तरह से यहाँ जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उनकी जो विचारधारा है उनको ये प्रत्याशी आम जनता तक किस तरह से पहुंचाना चाह रहे हैं और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, किस तरह से यदि इनके सिर पर ताज सजता है तो ये इस धरियावद विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का भला करना चाहते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है जिसने यहाँ पर इन दिनों अपना नाम बनाया है, उस पार्टी के जो प्रत्याशी है थावरचंद दामोर, उनके साथ में सबसे पहले मैं यहाँ पर इनका स्वागत करना चाहता हूँ और कांठल की आवाज डिजिटल मंच के लिए जो इन्होंने समय दिया है उसके लिए इनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा सवाल है कि जो ये धरियावद जो विधानसभा क्षेत्र है, इस पर आपने पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर आपने अपना दमखम दिखाया था। उस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उसके परिणाम रहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। पिछला उपचुनाव मुझे टिकट नहीं मिली थी, पर हमारे को टिकट जो देती है वो यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता मिलकर तय करते हैं। तो उस समय भी मुझे तय करने वाले यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता थी और मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ वही है। तो वो चुनाव भी वो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और जनता की मेहनत, लगाव और प्रेम था और उपचुनाव में हम सेकंड पोजीशन पर रहे थे। इस बार उन्हीं कार्यकर्ताओं ने फिर से भरोसा जताया, यहाँ की जनता ने भरोसा जताया कि पिछले 2 साल चुनाव हारने के बाद में जो वर्तमान में विधायक रहे वो जनता के बीच में जा नहीं पाए और लोगों के लिए काम नहीं कर पाए, जिनके सुख दुख में साथ में रह पाए, तो वो काम हमने करे हैं और हर वक्त हर दिन जनता के बीच में रहे, उनका काम किया है। तो पिछले उपचुनाव से आप चर्चा में आए हैं और जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पर पिछली बार जो आपने यहाँ पर आपके कार्यकर्ताओं ने आप टिकट दिया और उसके बाद में आपने अपना दमखम दिखाया, तो आपकी ये जो धरियावद विधानसभा रही है, पिछली बार आपने दूसरा नंबर हासिल किया था। इस बार आप जो जीत का जो ख्वाब देख रहे हैं और जो पहले नंबर पे आने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि जो पहले नंबर पे आएगा वही जीतेगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं? देखो, यहाँ पर 30 सालों से एक ही परिवार में राजनीति चल रही है और उन लोगों ने बारी बारी से जनता को ठगा गया है वोटों के नाम से। हर बार बताते हैं, चुनाव के अंदर मुद्दे बताते हैं, लेकिन 5 साल तक गायब रहते हैं। बड़े बंगलों में रहना है, ऐसो आराम करना, और जिन लोगों से वोट लेके जाते हैं उनके बीच में कभी नहीं आते हैं। हम लोगों ने 30 साल की जो परिवार की राजनीति है, बीजेपी भी कहती है कि वंशवाद की राजनीति हम नहीं करवाते, फिर भी उन्होंने पूर्व विधायक गौतम जी के बेटे को टिकट दी, नगराज जी को इस बार 7वीं बार टिकट दी। एक तो उनके अंदर ही स्थानीय उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, दूसरी बात जनता बार बार भरोसा उनका तोड़ने वाले लोगों को मौका नहीं देना चाहती है। हमने काम किया है, सामने वाले चाहे कितना भी करोड़पति हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि किसान का बेटा किसान का दर्द समझ सकता है, यहाँ मजदूर का बेटा मजदूर का दर्द समझ सकता है। धरातल पे जुड़े हुए लोग हैं, उनका दर्द वही समझ सकते हैं। तो ये जनता फैसला कर चुकी है इस बार की उन लोगों को हटाना है तो 30 साल की राजनीति को अपना आप समझ रहे हैं। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 30 सालों तक, आज तक मैं इस क्षेत्र के अंदर दौरा करने गया, जनसंपर्क करने गया, तो बहुत सारी ऐसी बात मिली। बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ आज भी दुनिया कहीं और चल रही है और उनका जनजीवन कुछ और है, जो ना तो सड़कें हैं, वहाँ पर अस्पताल की सही व्यवस्था नहीं है, बारिश का टाइम होता है तो उन लोगों को वहाँ से निकलने में भारी मुश्किल आती है। यहाँ का जो युवा है वो पूरी तरह से नाराज़ है कि बहुत सारे युवाओं को आज 30 सालों से यहाँ कोई ऐसी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई जिससे युवा, बहुत सारे BA BEd करे हुए युवा भी अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात ऐसे इलाकों में मजदूरी करते घर परिवार छोड़कर। और एक 4 साल तक सरकार ने गुमराह किया। 4 साल में बहुत सारे युवा ऐसे थे जिनकी पढ़ाई के लिए हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो हमारे लिए कोई कॉलेज की उचित व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर 8,000 से 9,000 विद्यार्थी पढ़ के पास होकर यहाँ से जाते हैं, तो उनके लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं। वो सीकर, झुंझुनू, जोधपुर कहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। ऐसे वक्त में महंगी फीस होती है तो नहीं कर पाते हैं। इस महंगी फीस के लिए कहीं को तो खेत गिरवे रखना पड़ता है, कोई ब्याज में पैसा लाता है, और बहुत सारों को आस रहती है कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो हम चुका देंगे, तो कर्ज के तले दब जाते हैं। बहुत सारों का खेत गिरवे रखा हुआ है, वो छूट नहीं पाता है। बहुत सारों के माँ बहनों के गहने गिरवे रखते हैं, वो छूट नहीं पाता है। ऐसे में पढ़ाई करता हुआ बच्चा अहमदाबाद, मुंबई जाकर वो फीस जुटाने की कोशिश करता है, तो कहाँ से कंपटीशन कर पाएगा? उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इस हमारे पास में जाखम का बांध है, तो उस जाखम के बांध को सबसे ज़्यादा पानी धरियावद विधानसभा को मिलता है और धरियावद ब्लॉक को मिलता है। पूरे उदयपुर संभाग के अंदर सबसे अच्छी फसलें यहीं होती है।
और इन किसानों को 10 साल से कृषि मंडी के नाम पर गुमराह किया जाता है। कृषि मंडी है, खोली नहीं जाती, तो किसानों को आज तक उसका लाभ मिला नहीं। और ये कृषि मंडी का मुद्दा इसलिए बनाया जाता है कि हर साल कृषि मंडी के नाम पर फिर से वोट ले लेंगे जनता से। तो आज हर बार 1 क्विंटल पे गेहूँ बेचो या मक्का बेचो तो ये किसान 500 से 600 रुपये 1 क्विंटल पे घाटा खाता है। जो किसान इस बार पूरी तरह से नाराज है। और जब किसान जो अपने पसीने की बूंद से अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है, वही किसान खाद बीज के लिए सड़कों में लाइन पर लग के संघर्ष करता है, तब उन्हें बहुत बात बुरी लगती है। इस बार उन्होंने सोचा है कि जो लोग हम लोगों के वोटों से मजबूत होते हैं वो लोग हमारे को भूल जाते हैं। इस बार हमें चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो ये तो आपने वो मुद्दे बताए, वो काम बताएं जो कि इस क्षेत्र की समस्या है। यदि जनता आपके सिर पर ताज पहनाती है और जो जिस तरह से आपने पिछली बार उपचुनाव में प्रदर्शन किया था और इस बार यदि आप उससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यदि आप यहाँ पर जो धरियावद विधानसभा है उस पर आप विधायक बनकर आते हैं, तो आप इस क्षेत्र का विकास किस तरह से करेंगे? ऐसे कौन से काम है जो धरियावद विधानसभा में करके और आप यहाँ की जनता का ऋण उतारना चाहेंगे? देखो, जनता इस बार मानस बना चुकी है और पूरा भरोसा जता रही है। और आज जगह जगह जनसंपर्क में यही सामने आ रहा है कि पूर्ण बहुमत से हमें जिताएगी। और अगर वो इस तरह से भरोसा करते हैं तो हम भी उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता और हम सब मिलकर बैठकर रणनीति बनाएंगे कि 30 सालों से जो काम नहीं हुआ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी 5 सालों में करना। तो चैलेंज के लिए हमको मिलकर रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। और हम निश्चित तौर पर ऐसे गाँव हैं जहाँ पर न तो नेटवर्क की सुविधा है, ऐसे गाँव ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं आज 40-50 वर्षों से, न तो उनको पट्टे मिल पाए हैं और आज कई इलाकों में सड़कें नहीं हैं। और इन लोगों ने तो सड़कें बिछाई भी है, पुलिया बिछाए हैं, तो 1 साल के अंदर टूट के फूट के जा रहे हैं। तो उन्होंने लिपापोती करी है और वहाँ से पैसा डकार के सरकार का जो जनता का पैसा था उसको खा गए। बड़े बड़े खुद के नाम पर टेंडर भरे हैं, उन्होंने खुद का रेती गिट्टी इस्तेमाल करके इस तरह का लिपापोती करके पैसा जेब में जमा कराया। हम लोग मिल बैठकर ऐसा कुछ योजना बनाएं कि जनता के अंदर कि हर युवा को, अब सभी युवा को तो हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कि अधिक से अधिक युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े पलायन के लिए, यहाँ पर व्यवस्था करें। अगर शिक्षा की व्यवस्था होगी तो सरकारी कॉलेजें खुलेगी तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ पर रोजगार का ऐसा कोई वो प्लान करे कि रोजगार मिल सके यहाँ के किसानों को मंडी का दाम सही मिल सके। तो ये सारी योजना बनाएंगे। अस्पताल तो बन रहे हैं, तो अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं हैं, तो बहुत सारे सामना करना पड़ता है यहाँ के किसान लोगों को। तो हम पूरा प्लान बनाएंगे कि बैठकर हम लोग आगे किस तरह से बढ़े। तो जैसा कि आपने बताया है कि जो आप प्लान बनाएंगे और यदि आपको जनता आपको तक तो ताज तक पहुंचाती है तो आप एक प्लानिंग बनाकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और जैसा कि मैंने कई बार देखा है कि आपका नारा रहता है कि जल, जंगल और जमीन, इन तीनों पर आदिवासियों का हक है। जो ये पूरा आदिवासी बेल्ट है, इसमें आप आदिवासियों को उत्थान के लिए किस तरह काम करना चाहेंगे और यहाँ जो लोग और यहाँ की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? देखो, जल, जंगल, जमीन पर हमारा अधिकार है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का दायरा है। यहाँ से जीतने वाला हर व्यक्ति, आज तक कानूनों पे डिबेट तो हुई है, लेकिन 5वीं अनुसूची के बारे में किसी ने आज तक चर्चा नहीं की है। और ये हमारे लोकतंत्र का अहम हिस्सा था कि इसके अंदर कानून पर डिबेट होनी चाहिए थी। और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग हैं आज जंगलों के पास में रह रहे हैं, और हमारे आदिवासी कभी भी जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बड़े स्तर के लोग होते हैं जो जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी ज़रूरत की लकड़ी के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी और उनको जंगलों से भगाने का काम करते हैं। कई बार हम लोग 40-50 सालों से रह रहे हैं तो उन लोगों को आज तक पट्टे नहीं मिले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को स्थायी समाधान कराएं और जल, जंगल, जमीन बचाएंगे। आज एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे जाखम बांध का, जहाँ पर 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाकर रासमंद पानी ले जाया जाएगा। तो रासमंद पानी ले जाया जाएगा तो हमारे लोगों ने वहाँ बलिदान दिया है, उसको जाखम को बढ़ाया है, वहाँ से विस्थापित होकर गए हैं। तो अगर जाखम का पानी वहाँ ले जाएंगे तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएगी, हमारे नदियाँ सूख जाएगी, हमारे यहाँ पर कुएं का पानी का जल स्तर गिर जाएगा, तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? हमको ये बात भी सोचनी पड़ेगी। जब शहरों के अंदर अगर तालाब हैं, वहाँ पर सागर हैं, सब कुछ है, तो वो लोग तो उस पानी का फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम शुद्ध पानी उनको क्यों दें? पहले हमारे लोगों की ज़रूरत पूरी करो, उसके बाद में हम बाहर दें। तो ऐसी व्यवस्था करे सरकार। तो इनका जो मानना है कि जो स्थानीय स्तर पर जो जाखम बांध है या फिर जो यहाँ का जो वन क्षेत्र है उनसे आदिवासियों को बेदखल नहीं किया जाए और इस जाखम को बनाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उसका पानी उन लोगों की पीढ़ियों को मिले, उनके वंशज को मिले और उनके परिवारों को मिले, न कि जाखम का पानी यहाँ से बाहर जाए। और इसको लेकर इन्होंने बताया है और इनका कहना है कि यदि सरकार इनकी बनती है
और यदि ये विधायक पद पर जीतते हैं तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। तो ऐसे क्या कुछ खास मुद्दे हैं और ऐसी क्या आपकी विचारधारा है जिसको लेकर आप अपना दमखम दिखाना चाह रहे हैं, और इस धरियावाद विधानसभा क्षेत्र में आपने जो ये ताज पहनने का जो ख्वाब देखा है, तो इसके लिए क्या कुछ आपके पीछे इसके क्या विचार रहे हैं और किस तरह से आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह से आपको टिकट मिलता है और क्या कुछ आपकी पार्टी की रणनीति रहती है टिकट को लेकर। देखो, हमको टिकट जो वोट देता है वही टिकट तय करता है। कांग्रेस बीजेपी में ऐसा नहीं है। हमारे सारे कार्यकर्ता मिल बैठकर हमारे जाजम व्यवस्था के माध्यम से जो निर्णय लेते हैं कि हमारे अंदर कौन ऐसा व्यक्ति होगा सही है और कौन ऐसा व्यक्ति जो हमारी सुख दुख में साथ रहता है और हमेशा हमारी आवाज़ को पहुंचा सकता है। अब कांग्रेस बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ के लोगों को मालूम होता है अच्छा नेता कौन है, क्या दिल्ली और जयपुर वाले को थोड़ी मालूम है। अब दिल्ली और जयपुर वाला वहाँ से ये लोग हाईकमान का पाँव पकड़ते हैं और कम से कम 5-10 करोड़ रुपये वहाँ जमा कराते हैं, वहाँ से फिर टिकट खरीद के लाते हैं और फिर क्षेत्र की जनता को पूरे चुनावों के अंदर 40-50 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। अब यहाँ की क्षेत्र की जनता ये बात समझती है कि 40-50 करोड़ रुपया अगर वो खर्च करेगा जनता के बीच में, निकालेगा किससे? फिर से जनता से। अब मुझे तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं किसी के पाँव पकड़ने की नहीं जरूरत पड़ी। हमारे कार्यकर्ता सर्वे सर्वा हैं, हमारे लोग जो यहाँ के वोट दे रहे हैं वो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने मुझे तय किया है। तो ये कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं तो वहाँ से टिकट लाते हैं। 6ठी बार 7वीं बार नगराज जी लाए हैं और एक विधायक का बेटा कन्हैयालाल जी वो टिकट लाए हैं। तो दोनों करोड़पति आदमी, और इनकी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं, आज तक उनको टिकट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पैसों से कमजोर हो रहे हैं। तो हमारे अंदर ऐसी नौबत नहीं है। हमारे अंदर कोई किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, यहाँ फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो नौजवान है संघर्ष कर रहा है, तो कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, प्रधान का हो। तो ये संपूर्ण लोकतंत्र के अंदर एक ऐसी पार्टी है भारत आदिवासी जिसके अंदर देख सकता है, कांग्रेस बीजेपी के अंदर नहीं देख सकता है। और ये बात साबित हो रही है धरियावाद विधानसभा में। तो ये थे प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद विधानसभा के बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी थावरचंद डामोर, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, इनके जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने आला कमान के पैर पकड़कर टिकट लाते हैं और उसके बाद में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, उसके बाद में चुनाव जीतते हैं। तो उसके बाद में ये पैसा जनता द्वारा ही ये लोग निकालते हैं। इस तरह के आरोपों के साथ में इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़।